मैं सीसी ये बात सीना तान कर कबूल कर रहा हूँ कि करीब करीब साल में कम से कम 7-8 मर्डर हर हाल में करता हूँ, वरना मेरा दिमाग पागल होने लगता है। कहानी दिल्ली के एक साइको सीरियल किलर की है। एक सीरियल किलर कैसे सोचता है जिसने 7 लोगों का मर्डर करके उनका सर धड़ से अलग करके तिहाड़ जेल में फेंका और पुलिस को खुल्ला चैलेंज दिया कि मुझे पकड़ के दिखाओ। मर्डर ऐसी छोटी छोटी बातों पे किया गया, जैसे कि बिना पूछे उसकी बाइक ले जाने पे मर्डर, झूठे बर्तन वापस न रखने पे मर्डर, छोटा मोटा झूठ बोलने पे मर्डर। वीडियो शुरू करते हैं साइको किलर चंद्रकांत झा के बारे में। सन था 1988। दिल्ली के आदर्श नगर में रहने वाले लोग एक दिन उठे और उन सबका दिमाग घूम गया। आदर्श नगर में एक सिरकटी लाश मिली। पहचान करने की कोशिश करी, तब पता चला कि वो लाश किसी मंगल नाम के बंदे की थी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो उनके हिसाब से चंद्रकांत झा नाम का कोई बंदा इसके पीछे था। उसको उस टाइम गिरफ्तार किया, बट 2002 में पुलिस के पास सबूत ना होने की वजह से वो छूट गया। खैर 2002 में छूटने के बाद वो घर आ गया। वो सब्जी बेचने का काम करता था, बट उसने वो छोड़ दिया। फिर उसने वो छोड़कर प्लास्टिक का सामान बेचना चालू कर दिया। फिर उसकी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह कटने लगी। उसके बाद जो हुआ, उसने दिल्ली को ही नहीं पूरी कंट्री को हिला दिया। दिल्ली में एक के बाद एक सिरकटी लाशों का मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले 27 जून 2003 को आउटर दिल्ली के अलीपुर में श्रद्धानंद कॉलेज के पीछे सिरकटी लाश मिली। मरने वाला बिहार का रहने वाला शेखर था। उसी साल 20 नवंबर 2003 में तो हद ही हो गई। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के बाहर एक प्लास्टिक का बैग मिला। उस बैग के अंदर देखा तो बिहार के ही एक उमेश की सिरकटी लाश मिली। 2 नवंबर 2005 मंगोलपुरी के इलाके के नाले में एक और बिहार के गुड्डू की लाश मिली। इसके बाद अगले साल 20 अक्टूबर 2006 में जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। चीजें कुछ बदल सी गई। अमित करके एक आदमी की लाश के पास से एक लेटर भी मिला। कातिल ने पुलिस को चैलेंज किया कि उस बेकसूर को पुलिस ने फंसाया था, बट वो अब मर्डर कर रहा है, तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। इस लेटर पे जो भी लिखा है, इसकी मीडिया में इतनी बातचीत नहीं हुई। वो लेटर मैं आपको डिटेल में पढ़ के सुनाऊंगा। उस लेटर के बाद दिल्ली के पीसीओ से हरिनगर के एसएचओ होशियार सिंह को हत्यारे ने कॉल किया। उस कॉल में हत्यारे ने पुलिस वाले को बोला, हिम्मत है तो पकड़ करके दिखाओ। साले तू कौन होता है मुझे चैलेंज करने वाला? मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। इसके बाद 6th लाश 25 अप्रैल 2007 को और 7वीं लाश अगले महीने 18 मई 2007 को। 6th और 7th लाश तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 और गेट नंबर 1 पे मिली। एक और लंबा सा गालियों भरा लेटर मिला। वो लेटर मैं तुमको अभी थोड़ी देर में पढ़ के सुनाऊंगा। इन लाशों में किसी का भी सर नहीं होता था और बाकी लाशों में तो बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिलते थे। वो बॉडी पार्ट्स जगह जगह दिल्ली के इधर उधर फेंके जाते थे। ये जो सर काटने वाला सीरियल किलर था, इन सारे केसेस में पुलिस का शक सिर्फ 1988 में सर काटने वाला चंद्रकांत झा पे जाता था। काफी केसेस रजिस्टर भी हुए, लेकिन हमारा जस्टिस सिस्टम एविडेंस डिपेंडेंट है। सबूत न होने के कारण पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। फिर पुलिस ने डिस्कवर किया कि बड़े ही ट्रेडिशनल ढंग से 20 अक्टूबर 2006 को तिहाड़ जेल के सामने बॉडी के साथ एक लेटर मिला। उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक कंक्लूजन आया कि चंद्रकांत झा और उस लेटर की हैंडराइटिंग एकदम सेम है। उस लेटर में 2003 के मर्डर का भी कंक्लूजन निकल गया। उसी मर्डर के बाद दिल्ली के पीसीओ से जो फोन आया, उस पीसीओ वाले ने भी चंद्रकांत झा को आइडेंटिफाई कर लिया और 2007 वाले लेटर में तो पूरा पर्दा फाश हो गया। जैसे ही चंद्रकांत पकड़ा गया, एक एक सीरियल किलिंग की मिस्ट्री सॉल्व होने लगी। उसके बारे में भी चीजें पता चली। चंद्रकांत झा बिहार के माधेपुर डिस्ट्रिक्ट में गोसेई गांव का रहने वाला था। चंद्रकांत झा की अर्ली लाइफ में इतना पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि परवरिश के मामले में अच्छी लाइफ होने के बावजूद उसने सिर्फ 7th क्लास तक पढ़ाई करी और 1986 में दिल्ली की सब्जी मंडी में काम करने लगा। रिपोर्ट्स के हवाले देखा जाए तो उसने 2 शादियां करी। पहली बीबी को उसने 1 साल में छोड़ दिया। बिहार के मधुबली में दूसरी औरत से शादी करी। ये हर बार अलग अलग जगह पे रहता था और अपनी फैमिली, जिसमें इसकी 5 छोटी बच्चियां भी थी, उन सब से वो दूर रहने की कोशिश करता था। इसका बैकग्राउंड समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सारे सीरियल किलर एकदम
अंडरग्राउंड लाइफ जी रहे थे। उसकी एक स्टैब्लिश्ड फैमिली लाइफ थी, लेकिन उसके बावजूद ये अलग से रहने की कोशिश करता था। अगर इसकी फैमिली अलीपुर में थी तो ये हैदरपुर में रहता था। उनका एक इंडियन एक्सप्रेस में लिविंग विद द सीरियल किलर का एक अच्छा आर्टिकल भी है। अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ेंगे, जाने कैसे अपनी साइकोपैथी से कैसे अपनी पूरी फैमिली को अंधेरे में रखा। खैर 2002 में जब चंद्रकांत झा 1988 के केस में वो छूट कर आया, उसकी एक नई आदत लगी। वो यूपी और बिहार से काम की तलाश में दिल्ली आए हुए यंग लड़कों को अपना दोस्त बनाता था और नौकरी का लालच देता था। लोगों को शायद उसमें अपना बड़ा बिहारी भाई दिखता होगा। उसकी बातों में सबसे पहले फंसा बिहार का शेखर को उसने एक छोटा सा काम दिलाया होगा। ये सब पुलिस की फाइल्स में नहीं है, बट उसका नॉर्मली टारगेट ऐसे ही होते थे। फिर शेखर को उसने अपने जे कॉलोनी वाले फ्लैट में बुलाया। जब चंद्रकांत 2007 में पकड़ा गया, उस बयान के हिसाब से शेखर शराब बहुत ज्यादा पीता था और झूठ बहुत बोलता था। इस कारण से जुलाई 2003 में 8 बजे के आसपास अपने नान चाकू से उसने शेखर का गला काट दिया। नान चाकू आप समझते ही होंगे, एक मार्शल आर्ट वेपन जिसकी 2 साइड लकड़ी का हैंडल होता है और बीच में एक चेन होती है। उसने उस कटी हुई लाश को स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के पीछे फेंक दिया। उसके बाद 2003 में बिहार से आए हुए उमेश के साथ भी ऐसा ही किया। झूठ बोलने के कारण सीधा मर्डर। ये तिहाड़ जेल के बाहर फेंकने वाला उसका पहला इंस्टेंस था। इस पॉइंट से उसे साइकोलॉजिकल संतुष्टि मिलने लगी। बॉडीज को तिहाड़ जेल के बाहर फेंकना का मतलब सीधा पुलिस को चैलेंज करना। 2 नवंबर 2005 बिहार की गुड्डू की लाश मंगोलपुरी के नाले में मिली। चंद्रकांत के हिसाब से वो भी दारू पीता था और गांजा फूकता था। और अब अगली डेट जो है वो है सबसे जरूरी, 20 अक्टूबर 2006। अमित को भी इसने एक बहुत घटिया रीजन से उसको मारा, लेकिन तिहाड़ जेल के बाहर लाश फेंककर लाश के साथ एक वाहियात लेटर भी साथ में रखा। ये लेटर और एक 2007 का एक और लेटर गिव्स द आइडिया कि चंद्रकांत किस तरह का साइकोपाथ था। जो लेटर है उसमें काफी गालियां दी गई है, तो उस गालियों को मैं डैश से रिप्लेस कर दूंगा, वो अपने हिसाब से तुम भर लेना। तुम लोगों की माँ को तुम लोगों के ही बाप ने चोद कर पैदा किया है, तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। दिल्ली पुलिस तेरी डैश। अब कान खोल के सारी दिल्ली पुलिस सुन लो कि अब तक मैं एक नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन अब मैं हकीकत में एक मर्डर किया। लेकिन अब इस मर्डर केस में तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम सारे के सारे दिल्ली ऊपर से लेके नीचे के स्टाफ अपनी असल माँ बाप की पैदाइश हो। यहाँ पर एक पॉज लेते हैं और एक लाइन में दोबारा पढ़ता हूँ, पकड़ सको तो पकड़ के दिखाओ। ये लाइन साफ साफ जाहिर करती है कि चंद्रकांत को पुलिस को परेशान करने में मजा आने लगा था। छोटी छोटी गलतियों पे मारने का उसको कोई मोटिव नहीं था, उसको लोगों को मार के संतुष्टि मिलने लगी थी। फिर आगे वो लिखता है, नहीं तो नाजायज केस लगाना बंद करो, वरना ये सिलसिला हमेशा के लिए जारी रहेगा और तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मैं कोई गवार नहीं हूँ कि मुझे केस खुलने का डर रहेगा। क्योंकि इसका एक सबूत है कि 2003 के नवंबर के महीने में जो 1 नंबर पे मैंने मर्डर करके डाला, उसको भी तुम नहीं खोल सके और ना ही इस केस को खोल पाओगे, क्योंकि ये हमारा वादा है। वरना नाजायज केस लगाना बंद करो, वरना केस खोल सको तो खोल के दिखाओ। तुम्हारे इंतजार में तुम लोगों का बाप और जीजा जी। इस पॉइंट पे पुलिस वालों को पता था कि ये चंद्रकांत झा ही है, लेकिन सबूत नहीं था। क्योंकि सबूत नहीं था और चंद्रकांत निकल गए। वैसे वही लेटर है जिसकी हैंडराइटिंग की वजह से चंद्रकांत निपट गया। साथ में उसने सेम तरीके से 2 और कत्ल करे, एक उपेंद्र का और एक दिलीप का। दोनों लाशें तिहाड़ जेल के बाहर फेंकी। उपेंद्र को दिल्ली कमिश्नर के अकॉर्डिंग इसने अपने दोस्त की बेटी के साथ फ्रेंडशिप होने के कारण मारा और दिलीप को सिर्फ नॉनवेज खाने के कारण मारा। दिलीप को मारने के बाद भी उसने एक गालियों से भरा लेटर लिखा। ये लेटर भी मैंने पब्लिकली अवेलेबल कोर्ट रिसोर्स से लिया है। बाय द वे ये पूरा लेटर बहुत अजीब तरीके से लिखा गया है, बट मैं ट्राई करूँगा कि उसको ढंग से पढ़ के सुनाऊँ। मेरे प्रियजनों, दिल्ली पुलिस के जामात DNG से लेके IPS, तुम्हारे जीजा जी और तुम्हारे दामाद के
तरफ से खुल्लम खुल्ला चैलेंज है कि वाकई में अगर तुम लोगों की माँ को तुम लोगों की बाप ने ही डैश पैदा किया है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, वरना तुम सारे ऊपर से लेके नीचे तक दिल्ली पुलिस का स्टाफ नाजायज माँ बाप की पैदाइश के लाओगे। और तुम लोग यही सोचना कि तुम लोगों की ही माँ बहन किसी और अधिकारी डैश डैश बॉल है, क्योंकि डैश डैश की औलाद, क्योंकि तुम लोग नाजायज केस लगाकर एक शरीफ आदमी को एक बहुत गलत तरीके से उसको बदनाम कर देते हो कि वो एक खाने पीने के लायक भी नहीं रह पाता। लेकिन साले तुम लोग ये भूल जाते हो कि एक शरीफ आदमी जब शराफत छोड़कर क्राइम करता है तो जैसे तुम लोगों की ऐसे माँ बहन डैश होती है कि जैसे कि तिहाड़ जेल में होता आया है और होता ही रहेगा। यहाँ पे एक बात देखने की है कि वो अपने आप को शरीफ आदमी समझता है, वो ये नहीं देख रहा कि वो एक सीरियल किलर है। वो कॉमन मैन का नकाब पहनकर ये सारी बातें बोल। जब तक कि तुम लोग मुझे डीसीपी मनीष कुमार अग्रवाल से बात नहीं करवाओगे, और मैं एक बार एसएचओ होशियार सिंह जी से बोलना चाहूँगा कि अभी जो पिछले साल 20 अक्टूबर 2006 को लाश मिली थी, उसमें उस लाश का आप लोगों ने ठीक ढंग से मुआयना ही नहीं किया था, क्योंकि उस लाश पर उसके हाथ पर अमित नाम लिखा था, लेकिन आप लोगों ने अखबार में उसका नाम भी नहीं डलवाया था। ये एक आम बात है कि सीरियल किलर्स को अपनी किलिंग्स के बारे में दूसरों के मुंह से सुनना काफ़ी पसंद है। काफ़ी सीरियल किलर्स अपने बारे में सुनने के लिए न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी क्लोज ध्यान रखते हैं। ये आपने काफ़ी सारे टीवी शोज और मूवीज़ में देखा होगा, क्योंकि ये मीडिया और ये न्यूज़ आर्टिकल्स ये सीरियल किलर्स के लिए एक ट्रॉफी होती है। काफ़ी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो अपने विक्टिम्स को मार के उनकी बॉडी के सामने ही खाना खाता था। खैर, चंद्रकांत आगे लिखता है, मैं सीसी ये बात सीना तान कर कबूल कर रहा हूँ कि करीब करीब साल में कम से कम 7-8 मर्डर हर हाल में करता हूँ, वरना मेरा दिमाग पागल होने लगता है। मुझे उम्मीद है कि यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और दिल्ली पुलिस वालों की माँ और बहन डैश रहेगी। मुझे डीसीपी मनीष अग्रवाल से बात करवा दो, वरना 15 दिन में ऐसा तोहफा भेजूंगा कि तुम सालों मेरी डैश भी नहीं उखाड़ पाओगे। ये तोहफे आते रहेंगे। और ये अगली लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और दिल्ली पुलिस के छोटे से बड़े ओहदेदारों, तुम्हें ज़रा सी भी अकल नहीं है कि इतना मर्डर करने वाले के ऊपर कम से कम 50,000 का इनाम तो रखो। इस सीसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा खूंखार और खतरनाक का उपाधि देकर इनाम रखवाने का कोशिश करो, ताकि इस खेल में कुछ मजा आए। ये चंद्रकांत झा के लिए एक छोटी सी गेम थी जिसमें उसको काफी मजा आ रहा था। फाइनली ये बोलता है, क्योंकि तुम लोग तो शरीफ के बारे में अखबार और चलान में ऐसे ऐसे दर्शाते हो कि जैसे कि वो जन्मजात पेशावर क्रिमिनल हो डैश पुलिस वालों, लेकिन मैं तुम्हारी माँ बहन डैश कर रहा हूँ खुल्लम खुल्ला, और मेरे ऊपर तुम इनाम क्यों नहीं रख रहे हो? मैं अपने ऊपर इनाम की राशि जानने के लिए अति उत्सुक हूँ। ध्यान रखना कि मेरे काम के लायक इनाम जरूर होना चाहिए, वरना मेरी बेइज्जती होगी तो मैं तुम सबकी बेइज्जती करवा दूंगा। ये लेटर अखबार वालों को भी पढ़वा देना। आगे फिर तोहफा समय पर भेज दूंगा। तुम लोगों का जीजा जी और दामाद सीसी। चंद्रकांत के खिलाफ सबसे बड़े सबूत ये लेटर्स ही बने। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से किलर और चंद्रकांत की हैंडराइटिंग सेम थी। अमित का मर्डर करने के बाद उसने पीसीओ से थाने में कॉल करी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पीसीओ के मालिक ने चंद्रकांत को पहचान लिया। पुलिस को वो चाकू भी मिला जिससे दिलीप का मर्डर उसने करा। गिरफ्तारी के बाद चंद्रकांत और उसके जान पहचान वालों से पूछताछ करी, जिसमें पता चला कि चंद्रकांत एक सनकी किस्म का आदमी है। चारों कत्ल क्यों किए थे? चारों कत्ल क्यों किए? कत्ल हो सकता है हमने 4 से भी ज्यादा किया हो, आपको कैसे मालूम? 4 ही हैं। तो बताओ, डिटेल बताओ अपने बारे में कुछ। तो वो मैं कोर्ट को बताऊंगा, आपको बताऊं? तो फिर जो मारने के लिए एक अजीब अजीब से कारण ढूंढता है। हत्या के बाद लाश की पहचान ना हो सके इसलिए वो सर से धड़ अलग कर देता। चंद्रकांत ने बताया कि एक की तो उसने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने खाना खाने के बाद बर्तन बाहर नहीं रखे।
चंद्रकांत की बीवी और उसकी 5 बेटियां कैसे भी करके अपनी ज़िंदगी काट रही है। दूसरों के बारे में सोचना छोड़िए, ऐसे लोग अपनी फैमिली के भी सगे नहीं होते हैं। लास्ट में दिल्ली कोर्ट का जजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 3 मर्डर का इसके ऊपर चार्ज लगाया गया और पहले उसको डेथ पेनल्टी दी। जिस जज ने इसकी डेथ पेनल्टी साइन करी थी उन्होंने ये कहा था कि ये आदमी कभी रिफॉर्म नहीं हो सकता, उसको डेथ पेनल्टी दे दी गई। फिर जनवरी 2016 में उसकी डेथ पेनल्टी को वापस चेंज करके लाइफ इन प्रिजन कर दिया गया और ये चंद्रकांत झा आज भी जेल में है। तिहाड़ के बाद इसलिए फेंकता था कि ये सेंसेशनल करना चाहता था। सीरियल किलर चंद्रकांत झा को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने इस मामले को रेयर ऑफ रेयरेस्ट की जगह रेयर मानते हुए चंद्रकांत झा की जिंदगी की आखिरी सांस जेल में बिताने का हुक्म दिया है।